लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था मैक्सवेल रिलेशंस क्या होते हैं, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के बारे में हमने देखा था और क्लॉजियस क्लैपलर इक्वेशन देखी थी हमने। ठीक है, हमने कहा था मैक्सवेल रिलेशंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी का आज हम यहाँ पे एक यूज देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है सीपी बाय सीवी रिलेशंस। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं डिराइव सीपी बाय सीवी रिलेशन, बट ऐसा नहीं आता है। जनरली आपके पास में प्रूव डेट ही पूछा जाता है। ये जो प्रूव डेट लिखा है हमने यही आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है आपका किसके लिए, आपका ये पार्ट बी और सी। ठीक है, पार्ट बी और सी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है सीपी बाय सीवी रिलेशन। तो ये छोटा सा आपका डेरिवेशन है यहाँ पे, वो हमें देखना है। ठीक है, अब क्या चीज प्रूव करने के लिए आएगी आपके पास, डायरेक्ट प्रूव डेट रिलेशन ही पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, प्रूव डेट सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू ईएस बाय ईटी। ठीक है, सीपी बाय सीटी क्या है, सीपी बाय सीटी इज इक्वल टू ईएस बाय ईटी आपको प्रूव करना है। या उल्टा भी लिखा हुआ आ सकता है कि ईएस बाय ईटी इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, या फिर आपके पास ऐसा भी लिखा आ सकता है कि प्रूव डेट रेशियो ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, या हिंदी में कहें कि प्रत्यास्था गुणांक का अनुपात विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात के समान होगा, ये सिद्ध करें। ठीक है, तो सीपी और सीवी क्या है हमारे पास में, स्पेसिफिक हीट है। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, या नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ईएस और ईटी क्या हमारे पास में, ये है प्रत्यास्था गुणांक या इलास्टिक कांस्टेंट्स आप कह सकते हैं। ठीक है, ईएस क्या है हमारे पास में, ईएस है हमारा रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक, या हम कह सकते हैं एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट। और ईटी क्या है हमारा समतापी प्रत्यास्था गुणांक, या इंग्लिश में कहते हैं आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, ईएस क्या है एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट या रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक। ईटी क्या है, ईटी है आपका समतापी प्रत्यास्था गुणांक या आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, या सिंपल सा हम कहें कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट एट कांस्टेंट एंट्रोपी, इलास्टिक कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूरा एज इट इज जैसा लिखा गया है उस टाइप से आएगा। और अगर सिर्फ यही आ जाए प्रूव डेट, ये लिखा हुआ ना आए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ईएस की वैल्यू क्या है, ईटी की वैल्यू क्या है हमारे पास में। ईएस क्या है हमारे पास में, एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट था, या हम कह सकते हैं कि आपका प्रत्यास्था गुणांक है रुद्धोष्म प्रत्यास्था गुणांक, जिसकी वैल्यू कैसे दी जा रही है माइनस वी, वी मतलब वॉल्यूम, डेल पी बाय डेल वी एट एस एंट्रोपी कांस्टेंट। सेम टू सेम ईटी भी हमारे पास में, ईटी इज इक्वल्स टू माइनस वी डेल पी बाय डेल वी टी। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो ईटी की वैल्यू सेम जैसे ईएस लिखी वैसे ही लिखनी है, बस यहाँ पे कांस्टेंट को चेंज करके हमें लिखना पड़ेगा। तो ये आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट प्रूफ डेट आ गया और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको फिर यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। बट हम मान के चलते हैं कि अगर ये दिया हुआ आ रहा है तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये वैसे पार्ट सी में भी कम आता है, पार्ट बी में ही पूछ लेते हैं प्रूफ डेट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। ये क्वेश्चन है आपका और ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ईएस और ईटी हमें चाहिए। यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में आपका कि ईएस बाय ईटी करना है हमें, मतलब डिवाइड करना है हमें। तो हम ये जो ईएस और ईटी की वैल्यू दी हुई है इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी में सॉल्यूशन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जिसमें हम इस वाली इक्वेशन को ईएस वाली इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम
2 मान लेते हैं। ई एस वाली जो इक्वेशन है उसको 1 मान लो, ई टी वाली इक्वेशन को 2 मान लो। करना क्या है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई एस बाई ई टी करना है, मतलब दोनों को डिवाइड कर लो। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, ई एस बाई ई टी करना है हमें, तो 1 को 2 से आप डिवाइड कर दे। ई एस बाई ई टी कितना हो जाएगा हमारे पास में, ई एस बाय ई टी कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद में माइनस वी वाली चीज कट जाएगी आपके पास में, खाली बच जाएगा डेल पी बाय डेल वी एस और एक डेल पी बाय डेल वी टी वाला बच जाएगा। तो डेल पी बाय डेल वी कांस्टेंट क्या था इसमें, एस, और एक है डेल पी बाय डेल वी, इसमें कांस्टेंट क्या है, टी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद में, यहां वाले में कांस्टेंट क्या है, एस है हमारे पास में। ठीक है, तो इसलिए हम अंदर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे डेल टी से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टी है, इसलिए आप डेल एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दोबारा सुन ले, यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखा हुआ है, एस है हमारा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर डेल टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, और यहाँ पे क्या है, टी है, तो इसलिए आप डेल एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो हमें देखना है। डेल पी बाय डेल वी जो दिया हुआ है, इसको आप किससे करो, डेल टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, और नीचे वाले में टी है कांस्टेंट, तो यहाँ पे डेल एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, डॉट डेल एस बाय डेल एस। ठीक है, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा हम इंटरचेंज करके यहाँ पे लिख लेंगे। इंटरचेंज करना मतलब डेल पी बाय डेल टी इधर ले आओ, और इधर डेल टी बाय डेल वी। वैसे यहाँ पे भी करेंगे, डेल पी बाय डेल एस, इस डेल एस को इधर लिख लो और इधर डेल वी को लिख दो। ठीक है, कैसे, इस तरीके से, डेल पी बाय डेल टी डॉट डेल टी बाय डेल वी, एस कांस्टेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, डेल पी बाय डेल एस डॉट डेल एस बाय डेल वी, हो गया आपका टी कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लेंगे इसको। आया समझ में कैसे किया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद में हमने इसको जो क्रॉस में आपने ये डेल एस वाला जो लिखा था मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, उसमें आपने इधर उधर आपने चेंज कर दिया, इंटरचेंज करके लिख दिया। वैसे हमने यहाँ पे भी डेल टी को चेंज करके लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करके लिख ले। सेपरेट करना मतलब इसको अलग लिख ले, इसको अलग लिख ले, इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सेपरेट करके लिखते हैं। कैसे, दिस implies ES by ET is equals to del P by del T S dot del T by del V S। और वैसे इधर भी लिखेंगे हम, तो डेल P by डेल S T और डेल एस बाय डेल वी, इस तरीके से आप इक्वेशन को सेपरेट करके लिख दें। मतलब ब्रैकेट्स को आपने चेंज यहाँ पे सेपरेट करके लिख दिया, पहले एक साथ लिखा हुआ था, अलग अलग ब्रैकेट करके हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ई एस और ई टी वाली, फिर डिवाइड करने के बाद जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 3। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम
चारों मैक्सवेल रिलेशन का यूज करेंगे। चारों मैक्सवेल रिलेशन को यूज करके इन चारों को आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो वो चारों मैक्सवेल रिलेशन लिखो वापस सारे, और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो यूजिंग ऑल फॉर मैक्सवेल्स रिलेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो चारों रिलेशन लिख दो। ठीक है, चारों रिलेशन आप नहीं लिख सकते हो तो आप क्या करें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यूजिंग ऑल फोर मैक्सवेल रिलेशन, या बाय यूजिंग ऑल फोर मैक्सवेल रिलेशन इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी। ठीक है, यूजिंग ऑल फोर मैक्सवेल रिलेशन इक्वेशन 3 बिकम्स, ऐसे। या हिंदी में लिखना चाहे तो चारों मैक्सवेल समीकरण का उपयोग करके समीकरण 3 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चारों मैक्सवेल संबंध का उपयोग करते हुए समीकरण 3 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसा भी आप उसको लिख सकते हैं। तो जो चारों मैक्सवेल रिलेशंस थे हमने उसका यूज कर लिया। चारों मैक्सवेल रिलेशन को यूज करके हमारे पास जो ES बाई ET की वैल्यू है वो क्या है, DS बाय डेल S बाय डेल V, P डेल P बाय डेल S V, डेल T बाय डेल V एट कांस्टेंट P, और डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट V। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट में से आप इसको कर सकते हैं, ये कट गया आपका, यहाँ से डेल P से डेल P कट गया, तो बचा क्या हमारे पास में यहाँ पे डेल एस बाय, यहाँ पे क्या चीज बच गई, कांस्टेंट वाले में सेम रखेगा, डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, और इसमें क्या बच गया आपका डेल टी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी, लिख सकते हैं हम। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं हम, ES बाय ET को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल टी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी, ये डेल टी जो था ये ऊपर चला गया तो डेल टी बाय डेल एस वी, इस तरीके से आ गया आपके पास में। इसको भी आप इक्वेशन नंबर दे देंगे, आपकी ये होगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगर आप ऐसे देते हैं तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 के अंदर, ठीक है, इस इक्वेशन 4 के अंदर आप थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। चेंजेस कैसे करेंगे, मतलब इसको ऊपर नीचे आप थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा है, डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी है। ठीक है, इसको अगर हम रिवर्स करके लिख दे तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं डिवाइड में। कैसे लिख सकते हैं, नीचे कैसे लिखेंगे, मतलब डिवाइड कैसे करेंगे इसके अंदर, हमारे पास में दिस इम्प्लाइज ES बाय ET इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला तो एज रहेगा तो डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, और नीचे वाला जो है वो चेंज करके इसको रिवर्स करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, डिवाइड में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट बी। मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो डेल टी बाय डेल एस, डिवाइड में लिखेंगे तो डेल एस बाय डेल टी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे इसके बाद में, इसको आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दे, टी से मल्टीप्लाई कर ले, या सिंपल सा कहे तो टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 5 बाय टी, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, मतलब यहाँ पे टी और यहाँ पे टी आ जाना चाहिए आपके पास में। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी, नेट ये चेंजेस करके लिख लेते हैं, ये टी हो जाएगा, यहाँ पे भी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गई इक्वेशन। अब ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए, टी डॉट डेल एस, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, टी डॉट डेल एस। ठीक है, टी डॉट डेल एस क्या होता है हमारे पास में, थर्मोडायनेमिक लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, सिंस डेल क्यू इज इक्वल्स टू टी डॉट डेल एस लिखा जाता है ये। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की लॉ है
उसके अंदर हमने देखा था, या मैक्सवेल के जो रिलेशन थे उसमें फर्स्ट रिलेशन जब देखा था तब उसमें हमने देखा था कि डेल क्यू को हम डी क्यू को हम TDS भी लिखते हैं। यहाँ पे हम डेल क्यू इज इक्वल टू टी डेल एस लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में आपने क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, या ये जो इक्वेशन है यहाँ पे टी डॉट डेल एस, यहाँ पे टी डॉट डेल एस की जगह पे क्या लिख लेंगे आप, डेल क्यू लिख देंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6 थी, इसको आप 7 मान लें। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दे, पुट 7 इन 6, पुट कर दो, पुट 7 इन 6, वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पे, ES बाई ET की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट P, और डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट B। डेल क्यू आपने रख दिया बस, खाली और कुछ भी नहीं किया है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये क्या चीज बन गई, इक्वेशन नंबर 8, डेल क्यू बाय डेल टी क्या होता है, डी क्यू बाय डी टी क्या चीज आपको दे दी है, डेल क्यू बाय डेल टी, ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, डेल क्यू बाय डेल टी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। सिंस डेल क्यू बाय डेल टी इज इक्वल टू सी, मतलब स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट रेशियो कहते हैं। स्पेसिफिक हीट हो गया, ठीक है, या विशिष्ट ऊष्मा कह सकते हैं हम यहाँ पे, विशिष्ट ऊष्मा। तो अब यहाँ पे हमारे पास में ये क्या है, डेल क्यू बाय डेल टी को हमने सी लिखा, लेकिन कांस्टेंट क्या है उसके लिए, पी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, सीपी, और ये डेल क्यू बाय डेल टी कांस्टेंट किस पर है, वी पर, तो ये क्या बन जाएगा, सी वी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में आप लिखेंगे, अगले स्टेप में आपको लिख के बताना पड़ेगा, सिंस डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू सीपी, और डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू सी वी। ये भी आपकी इक्वेशन नंबर 9, डेल क्यू बाय डेल टी को आप CV या CP लिख रहे हैं, तो ये आपकी इक्वेशन 9 है। और इक्वेशन 9 को आप कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 8 के अंदर, क्या लिख लेंगे, पुट 9 इन 8, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद में क्या मिल जाएगा हमें, ES बाई ET की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज ES बाय ET इज इक्वल टू CP बाय CV। ये हमें प्रूव करना था, या CP बाय CV इज इक्वल टू ES बाय ET। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया है। ठीक है, तो हमें CP बाय CV इज इक्वल टू ES बाय ET प्रूव करना था। हम क्या लेके चले, क्योंकि हमें ES और ET की वैल्यू दी हुई थी, इसलिए हम ES बाय ET को लेके चल रहे हैं, और उन दोनों का रेशियो हमने निकाला, अनुपात, जो CP बाय CV के इक्वल आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो था तो इजी, लेकिन इसको एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। और ये मतलब आपके सिलेबस में अलग से मेंशन करे हुए टॉपिक्स में से है कि CP बाय CV रिलेशन निकाले। ठीक है, और CP बाय CV रिलेशन इस आपका जो है वो यही दिया हुआ है, ES अपॉन ET वाला, ये आपको प्रूव करना आना चाहिए। तो समझ में आया कैसे किया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से आप CP बाय CV का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आप पुराने वीडियोस को भी लेकिन जरूर देखें, क्योंकि जब तक मैक्सवेल रिलेशंस नहीं आएंगे, आगे आने वाले वीडियो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।